हेलो मित्रों, हरिनाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे गणित के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आधारभूत हैं और जिन्हें आप लोगों को पता ही होना चाहिए। देखिए, यदि आप गणित सीखना चाहते हैं और गणित में आप समझते हैं कि हम कमज़ोर हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से गणित पढ़ाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और उसके बाद अपर लेवल तक सिखाएंगे। इसी चैनल पर आप लोग बने रहिए और हम लोग बिल्कुल ग्राउंड लेवल से लेकर के अपर लेवल तक चलेंगे। सारी गणित की जो भी चैप्टर वाइज हैं वो सब हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग लगभग 5 क्लासेस में बेसिक गणित सीखेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपको आती हो, लेकिन यदि नहीं आती है तो आप लोग ज़रूर इसे देखिए और समझिए, ताकि उच्च लेवल में आपको कोई भी दिक्कत ना पड़े। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। कुछ गणित के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पॉइंट टू बी रिमेंबर। क्या है कि किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है। जैसे ये आप लोग जानते होंगे, किसी भी संख्या को हम शून्य से गुणा करते हैं, x को शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा। चाहे कोई भी संख्या हो, 5 को यदि शून्य से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, शून्य आएगा। और यदि कितनी भी बड़ी संख्या है, कितनी भी बड़ी है, उसको हम 0 से गुणा करेंगे तो वो सदैव शून्य ही आएगी, 0 ही आएगी। यदि हम घात लेते हैं कोई भी, x की पावर 3, इसको भी शून्य से गुणा करेंगे तो भी शून्य ही आएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा पॉइंट है कि शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर शून्य प्राप्त होता है। जैसे शून्य है, शून्य में हम किसी भी संख्या से भाग करें, चाहे 5 से भाग करें तो शून्य आएगा। शून्य में यदि हम 15 से भाग करें तो भी शून्य ही आएगा। शून्य में हम किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो शून्य ही आएगा। जैसे 0 को x से गुणा करेंगे तो भी 0। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि किसी भी संख्या से भाग देने पर शून्य ही हमको प्राप्त होगा। इस तरीके से अगला फैक्ट देखते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल 0 से यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप सीख जाएंगे। किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर भागफल अनंत प्राप्त होता है। देखिए, जैसे कोई भी संख्या है, उसमें हम शून्य से भाग करेंगे, शून्य से भाग करेंगे तो ये अनंत आएगा, इन्फिनिट आएगा। अपरिभाषित भी कुछ लोग इसे देते हैं। इसी तरीके से जैसे x है, इसको भी 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। कोई भी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, उसको यदि हम 0 से भाग करेंगे तो इन्फिनिट आएगा, अनंत आएगा। अगला पॉइंट है, ये बहुत बेसिक पॉइंट हैं, आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग इसको ध्यान में रखिए। यदि किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान सदैव 1 होता है। जैसे कोई भी संख्या है, ये 10 है और इसकी पावर है 0, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1। इसका मान सदैव 1 होगा। चाहे a की घात 0 ले लेते हैं तो उसका मान भी 1 होगा। इसी तरीके से कोई भी संख्या ले लेते हैं, 500 ले लेते हैं, इसकी पावर 0 है तो इसका मान भी 1 ही होगा। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि किसी की भी पावर 0 होने पर उसका मान सदैव 1 ही होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, किसी भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर सदैव 1 आता है। कोई भी संख्या है, उसको स्वयं से, जैसे 15 है, इसको 15 से यदि हम डिवाइड करेंगे, 15 से भाग करेंगे तो मान सदैव 1 ही आएगा, क्योंकि हम इसको 15 एकम 15, 15 एकम 15 काट देंगे तो 1 ही मिलेगा। चाहे x बटा x है, इसको भी हम काटेंगे तो इसका मान भी 1 ही आएगा। y बटे y है, इसको भी काट के देखिए तो ये 1 ही आएगा। तो इस तरीके से किसी को भी स्वयं से यदि भाग देंगे तो वो सदैव 1 ही आता है।
अब हम लोग देखते हैं कुछ जोड़ और घटाने में कुछ जो मूलभूत तथ्य हैं उन्हें देख लेते हैं। देखिए क्या दिया है कि समान चिन्ह वाली संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं तथा चिन्ह वही रहता है, चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक। उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए कि -4 है और -6 है, तो इसका जो जब हम इसको हल करेंगे तो 6 और 4 सदैव जुड़ जाएगा और 10 आएगा, इसका चिन्ह जो है माइनस ही रहेगा। इसी तरीके से ये देखिए दोनों समान चिन्ह हैं। मान लीजिए कि ये 5 है और +7 है, तो ये भी जो है जुड़ करके 12 आएगा और चिन्ह कौन सा रहेगा? प्लस का। देखिए प्लस का चिन्ह पहले नहीं लिखा जाता है। यदि कोई भी चिन्ह नहीं लगा है किसी संख्या से पहले तो हम लोग ये मानते हैं कि ये प्लस है, वहाँ पे प्लस ही होता है। इसी तरीके से -17 -2 इसको भी हल करेंगे तो ये आएगा 19, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा? माइनस का। जो चिन्ह है वही चिन्ह रहेगा। इसी तरीके से अगर 17 + 2 करते हैं तो भी 19 आएगा। अब यहाँ पर चिन्ह जो है प्लस का रहेगा, यानी कि कोई चिन्ह नहीं लगा होगा, ये प्लस का 19 है। तो हम लोगों ने देखा कि समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ती हैं और चिन्ह उनका वही रहता है, चाहे वो धनात्मक चिन्ह हो या फिर ऋणात्मक चिन्ह हो। शायद इस चीज को भी आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं सदैव घटती हैं परंतु चिन्ह सदैव बड़ी संख्या का रहता है। इस चीज को जरा देख लीजिए ध्यान से कि विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं सदैव घटती हैं। जैसे कोई संख्या है 15 - 12। अब 15 में से 12 घटेगा तो 3 आएगा और चिन्ह कौन सा रहेगा? बड़ी संख्या का। यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है? 15 है, तो ये चिन्ह प्लस का है 15, तो ये 3 भी प्लस का ही रहेगा। इसी तरीके से यदि मान लीजिए -17 + 5 है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो फिर ये घट जाएगा। 17 में से 5 घटेगा, 12 आएगा और चिन्ह कौन सा रहेगा? चिन्ह रहेगा माइनस का, चूंकि बड़ी संख्या 17 है और उसका चिन्ह माइनस में है, तो इसका आंसर आएगा -12। और भी देख लीजिए एक उदाहरण कि 5 है और -10 है। अब क्या करेंगे? विपरीत चिन्ह है तो विपरीत चिन्ह सदैव घटेगा। 10 में से 5 जाएगा, 5 आएगा और चिन्ह कौन सा रहेगा? माइनस का रहेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी है उसी का सदैव हम चिन्ह रखते हैं, चाहे वो पहले लिखी हो या बाद में। देखिए इसका कोई मायने नहीं होता। जैसे 6 है -7 है, अब यहाँ पर 6 से 7 घटाएंगे, कहने का मतलब घटाएंगे तो बड़ी संख्या ही से ही छोटी संख्या। 7 में से 6 गया, 1 आया और चिन्ह कौन सा लगाएंगे? चिन्ह हम लगाएंगे जो संख्या बड़ी होगी। अब 7 बड़ी है तो बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस, तो फिर माइनस लगा दिया। यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं या दिक्कत आती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से देखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग गुणा के लिए देखते हैं। गुणा में क्या है कि समान चिन्हों का गुणा वो सदैव प्लस आता है और जो विपरीत चिन्हों का गुणा है वो सदैव माइनस में आता है। कैसे? जैसे हमने गुणा किया -3 × -4। अब जब हम गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर गुणन में ये होता है कि हम संख्याओं का तो गुणा करेंगे, 4 × 3 = 12, साथ में जो चिन्ह है इनके उनका भी गुणा करना जरूरी होता है। तो माइनस और माइनस तो समान चिन्ह है, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस। तो हम यहाँ पर केवल 12 लिख देंगे, क्योंकि प्लस का निशान लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, वो माना जाता है कि प्लस में है, तो ये आ जाएगा 12। इसी तरीके से -7 × -2 है, तो भी संख्याओं का गुणा करेंगे 14 आएगा और चिन्ह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हालांकि ये प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती, हम केवल 14 ही लिख देते हैं। इसी तरीके से
विपरीत चिन्हों का गुणा दिया है कि विपरीत चिन्हों का गुणा सदैव ऋणात्मक होता है। इसको भी उदाहरण द्वारा देख लेते हैं, जैसे -6 गुणा 7। अब हम यहाँ पर गुणा करेंगे 6 सते 42 और चिन्ह कौन सा रहेगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस की भी गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। विपरीत चिन्हों का जब भी गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। इसी तरीके से कोई भी संख्या है 5 गुणे -8 तो भी गुणा करेंगे तो 40 आएगा, और विपरीत चिन्ह है तो इन चिन्हों का गुणा सदैव ऋणात्मक आता है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे गुणा के बारे में। चिन्हों का गुणा बहुत ही मायने रखता है। यदि हम ये देखें कि प्लस, थोड़ा सा और ध्यान दे लीजिए, प्लस और प्लस का यदि हम गुणा करेंगे इन दोनों चिन्हों का तो ये गुणनफल क्या आएगा? सदैव प्लस आएगा। देखिए समान चिन्ह है। यदि माइनस और प्लस का यदि हम गुणा करते हैं तो फिर ये माइनस आएगा, क्योंकि चिन्ह कैसे हैं? विपरीत हैं। वो चाहे पहले लिखा हो या बाद में, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। प्लस और माइनस इनका गुणा कर रहे हैं तो भी माइनस ही आएगा, क्योंकि चिन्ह विपरीत हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि समान चिन्हों का यदि गुणा करते हैं तो फिर प्लस में आता है, और विपरीत चिन्हों का गुणा करते हैं तो वो माइनस में आता है। अगली बार हम ये देखते हैं अगले पॉइंट में कि ऋण चिन्हों का समबार गुणन प्लस होता है। देखिए इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूं मैं। सम चिन्हों का ऋण चिन्हों का समबार गुणन, यानी कोई भी संख्या है जैसे -2 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -4। अब इन संख्याओं का तो गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 तिहाई 18 चक्कू 72, बराबर में लिखेंगे 72। और चिन्हों का भी गुणा करेंगे तो हम ये देख लेंगे कि ये 1 2 3 4 बार। अब 4 संख्या कैसी है? सम है, तो फिर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यदि इसी में कोई भी गुणा करते हैं हम, 4 गुणे 2 गुणे -3 गुणे -5, और मान लेते हैं ये भी माइनस में है। अब यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, और 24 पंचे होता है 120। तो संख्याओं का गुणन 120 आ गया। और जो चिन्ह हैं यहाँ पर 1 2 3, अब 3 बार ऋण चिन्ह आया है तो फिर ये विषम है, 3 विषम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। देखिए सम और विषम शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं तो अभी हम लोग जब संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे बेसिक में ही, तो फिर हम लोग सम और विषम संख्याएं भी एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वे संख्याएं विषम कहलाती हैं। इसी तरीके से और भी पॉइंट देख लेते हैं, जैसे 2 गुणा 4 गुणा -5 गुणा 1। अब इनका गुणन करेंगे, 2 चक्कू 8 पंचे 40 एकम 40। तो यहाँ पर देखिए सारे तो प्लस हैं, एक माइनस में है, तो एक कैसी संख्या है? विषम संख्या है, तो ये माइनस हो जाएगा। और माइनस, अगला पॉइंट देखते हैं उदाहरण, -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणे -1 गुणा -1। अब यहाँ पर देखिए 1 का गुणन हम चाहे जितनी बार भी करें एक ही आता है, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस आएगा कि प्लस? तो हम गिन के देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या सम है, तो ये क्या है? +1 आ जाएगा। यदि यही संख्या -1 इंटू -1 इंटू -1 3 बार होती तो भी 1 का गुणन तो 1 ही आता, लेकिन ये माइनस जो है वो विषम संख्या में आ जाता, तो यहाँ पर कितना आता? -1। अब शायद आप लोग मल्टीप्लिकेशन में जो चिन्ह हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं भाग में कुछ पॉइंट कौन से हमें ध्यान रखने हैं।
तो देखिए दिया है अंश और हर में समान चिन्ह होने पर मान धनात्मक होता है और यदि असमान चिन्ह हो तो ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे, -4/-2। अब यहाँ पर अंश और हर दोनों में है तो माइनस, लेकिन ये समान चिन्ह है, माइनस ऊपर भी है माइनस नीचे भी है, तो इसका जो आंसर आएगा 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 आएगा, वो प्लस में आएगा। ये धनात्मक मान हमें प्राप्त होता है। इसी तरीके से यदि प्लस में भी है 6/3 है मान लो, तो 3 दूना 6, तो भी 2 मान मिलेगा हमको और वो प्लस में मिलेगा। क्यों? चूंकि समान चिन्ह है इसलिए। अब यदि असमान चिन्ह हो तो ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। अब अंश और हर में देखिए असमान चिन्ह हो, -10/2। अब यहाँ पर हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर जो हमें मान प्राप्त होगा वो होगा -5। इसी तरीके से अगर 18/-6 हो तो हम डिवाइड करेंगे 6 1 कम 6 तिया 18, तो क्या आएगा 3/-1। अब चूंकि हर में यदि 1 होता है तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहाँ -1 है तो हम क्या लिखते हैं -3। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी संख्या है, देखिए -4/5 या 4/-5 या -4/5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये -4/5 है, माइनस अंश में है, यहाँ पे माइनस हर की तरफ है और यहाँ पे दोनों के बीच में है माइनस, तो ये तीनों ही मान समान हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इनको हम इन तीनों तरीकों से लिख सकते हैं, चाहे ऊपर माइनस रखें या नीचे रख लें या फिर बराबर में इसको लिख लें। तो संभवतः ये सारी चीज़ें भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, कुछ हम लोग देखते हैं बीजगणितीय संक्रियाएं। देखिए बेसिक के 4 या 5 आप लोगों को चैप्टर में बताऊंगा, जिसके बाद जो है फिर चैप्टर वाइज हम लोग आगे चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक का पता होना बहुत ज़रूरी है। जब नींव मजबूत होती है तो फिर इमारत भी बहुत ही मजबूत बनती है, इसलिए हमें ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। बीजगणितीय संक्रियाएं, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, कुछ जो है तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये है कि चर राशि कौन सी होती हैं? चर और अचर हम लोगों ने पढ़ा है। तो चर राशियां वे होती हैं जिनके मान बदलते रहते हैं, यानी कभी 5 है, कभी 6 है, कभी 8 है, मान लिया कुछ भी, तो ये कौन से होते हैं? जैसे x कभी लिखा होता है, y लिखा होता है, a लिखा होता है, b लिखा होता है। तो a b c d जितने भी हैं x y z तक, कोई भी ये अक्षर जो दिए रहते हैं, ये सब क्या हैं? चर हैं। इनके मान बदलते रहते हैं, इनका कोई एक निश्चित मान नहीं होता है। और अचर राशियां कौन सी होती हैं? अचर राशियां वे होती हैं जिनका मान सदैव निश्चित रहता है। जैसे 1 2 3 4 5 और इसी तरीके से आप बढ़ते हुए आगे चले जाइए। देखिए 1 का मान सदैव 1 ही रहेगा, चाहे जहाँ भी वो लिखा जाए। 1 है तो मतलब एक वस्तु को, एक चीज़ को वो प्रदर्शित करेगा। 2 है तो 2 को ही प्रदर्शित करेगा। 3 है तो 3 को ही डिफाइन करेगा। तो इस तरीके से ये सदैव जो है निश्चित रहता है, उसको बोलते हैं अचर राशि। तो ये राशियाँ क्या होती हैं? अचर होती हैं, और ऊपर जो बताई हैं वो चर राशियां होती हैं। अब आगे देखते हैं, एक जैसे चर को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, जबकि विभिन्न प्रकार के चरों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है कि जैसे
हम यहाँ पर जोड़ते हैं x प्लस 2x, तो इनको हम जोड़ सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, देखिए कोई भी चर है उसके पहले यदि कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि वो एक है। x लिखा हुआ है इसका मतलब ये एक x है। यदि हम इसको इस तरीके से पढ़ें कि 1x प्लस 2x तो कितना आ जाएगा 3x। अब इस तरीके से 4x माइनस 2x अगर लिखा है तो हम इसको घटा भी सकते हैं। 4x में से 2x गया तो कितना बचा 2x। अब दूसरा देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के चरों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। मतलब x प्लस वाई यदि लिखा है तो यदि हमें इनको जोड़ना है तो हम इनको जोड़ के 2xy या 2x या 2y ये नहीं लिख सकते। इसे हमको इसी रूप में लिखना होगा, जोड़ या घटा हम नहीं सकते हैं, जोड़ के रूप में ही लिखेंगे। इसी तरीके से x, जैसे मान लीजिए 2x है माइनस 3y है, इसको भी हम जोड़ या घटा कुछ भी नहीं सकते हैं, इसको हमें इसी तरीके से ही लिखना होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला तथ्य हम लोग देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है कि विभिन्न प्रकार के चर का आपस में गुणा या भाग भी नहीं किया जा सकता है। देखिए जिस तरीके से विभिन्न प्रकार के चर को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, उसी तरीके से गुणा या भाग भी नहीं किया जा सकता है। जैसे x बटे y है तो इसको यदि हम भाग करेंगे तो ये x बटा y ही रहेगा। इसी तरीके से गुणा यदि करेंगे x इंटू वाई तो ये x इंटू वाई ही रहेगा या xy भी रहेगा। कुल मिलाकर के इनका आपस में गुणन नहीं हो सकता है। बाकी दूसरी इसी के विपरीत यदि हम देखते हैं कि एक प्रकार के चर हों तो उनको आपस में गुणा या भाग भी किया जा सकता है। कैसे, यदि x इंटू एक्स है तो हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर, यानी पावर जो है जुड़ जाती है। ये भी अभी हम आपको बताएंगे, पावर जब पढ़ाएंगे तब हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से घातें जुड़ती हैं। तो इसी तरीके से जैसे 2x है बटे x है तो यहाँ पर भी ये भाग हो जाएगा, x और x क्रॉस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो चर होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो चर होते हैं, उनको आपस में गुणा या भाग भी नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे एक चीज़ है कि चरों के मध्य गुणन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे a और b है, a गुणा b, तो हम इसको a गुणा b लिख सकते हैं या ab लिख सकते हैं या इसी को a इंटू b पॉइंट भी लगा करके लिख सकते हैं। ये तीनों बातें एक ही हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। चाहे वो x गुणे y हो तो हम इसको एक्स वाई या x इंटू वाई इस तरीके से लिख सकते हैं। सेम चीज़ है, 2 हैं या फिर 3 भी हैं, a b c है तो भी हम इनको a b c लिख सकते हैं या इनको a इंटू बी इंटू सी इस तरीके से लिख सकते हैं। कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है, अंतर नहीं है। तो चरों के मध्य गुणन को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं घातों के बारे में कि 2 या 2 से अधिक चर अथवा अचर, देखिए चाहे चर हो या अचर हो, यदि उनके आधार समान हों तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं है तो ध्यान दीजिए। 2 या 2 से अधिक चर हों या अचर हों, ठीक है, हम पहले चर ले लेते हैं। जैसे x की घात 2 है, देखिए ये जब लिखा होता है इस तरीके से, ये जो घात होती है थोड़ी सी छोटी लिखी जाती है, लगभग 1/3 या 1/4, और ये जो आधार होता है वो बड़ा होता है। तो ये आधार होता है और ये क्या होती है, घातांक होता है।
पावर बोलते हैं इसको। तो ये आधार है, ये घातांक है, इंटू x की पावर 3। यदि इनका गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा, x की पावर 5। यानी गुणा है तो गुणा में घातें जुड़ेंगी, कुछ नहीं होगा, x है, आधार वही रहेगा, घातें इनकी जुड़ जाएंगी, 3 और 2 5 हो जाएंगी। इसी तरीके से यहाँ पर x और x क्यूब हो गया। नेक्स्ट है कि मान लीजिए 4 की पावर 3 है गुणे 4 की पावर 5 है। तो जब यहाँ पर करेंगे तो आधार देखिए समान है, आधार यहाँ पे 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो आधार समान है, तो हम सीधा लिख देंगे 4 की पावर 5 3 8। इसी तरीके से कोई भी है x की पावर 2 इंटू वाई, तो y की पावर 2 गुणे y, तो यहाँ पर 2 पावर है और यहाँ पर पावर जहाँ पर नहीं लिखी होती है वहाँ पर पावर 1 होती है, तो ये 1 है तो 2 और 1 3, y की पावर कितनी है 3, y की घात 3 है। पावर कहिए या घात कहिए एक ही बात होती है। तो ये हम लोगों ने देखा कि गुणा होता है तो घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। मान लीजिए x की पावर 3 बटे x की पावर 2, इसका मतलब x की पावर 2 से हमें x की पावर 3 को भाग करना है। जब हम भाग करेंगे तो बराबर आधार वैसे ही लिख देंगे और घातों को घटा देंगे, 3 में से 2 घात घटेगी तो कितनी, 1 घात आएगी, तो ये x लिख दिया जाएगा, एक पावर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरीके से मान लीजिए 5 है, 5 की घात 4 है बटे 5 की घात 2 है, तो इसको भी जब हम हल करेंगे भाग करेंगे तो घातें घट जाएंगी, 4 में से 2 घटेगी, कितनी आएगी 2, तो 5 की घात 2 आ जाएगा। संभवतः आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं, कोष्ठक खोलने पर घात की घात से गुणा हो जाती है। देखिए जब भी कोई कोष्ठक में होती है संख्या, चर हो या अचर हो, उसकी एक पावर हो और फिर कोष्ठक के बाद उस पे एक पावर लगी हो, तो जब हम कोष्ठक को खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनकी गुणा हो जाएगी। x आधार है और पावर a है और b, तो a और b की गुणा हो जाएगी। देखिए हमने बताया था गुणन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डॉट लगा सकते हैं, गुणा करके भी लिख सकते हैं, और एक तरीके के ये चर नहीं है, अलग अलग प्रकार के हैं, तो इनको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे -2 है, इसकी पावर -2 है और फिर ब्रैकेट्स लगा करके फिर इसकी पावर -2 है, तो यहाँ पर आधार जो है वो -2 है, ये हम लिख लेंगे, और गुणा जो है वो घात जो है उनकी गुणा हो जाएगी, तो 2 दूना 4, और चिन्हों की भी गुणा हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा -2 की पावर 4। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। इसी तरीके से कोई भी ले लेते हैं, 3 की पावर 2 है और उसकी पावर 3 है, कोष्ठक है, खोलेंगे तो ये 3 दूना 6, यानी 3 जो आधार है उसको लिखेंगे और घात को लिखेंगे 3 दूना 6। कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंपल चीज है। 2 की पावर 50 का 4 गुना कितना होगा, तो 2 की पावर 50 गुणा 4 कर देंगे, ठीक है, 4 लिखेंगे, तो अब इसको हम लिख सकते हैं बराबर 2 की घात 50 गुणा 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 हमने क्यों लिखा, ताकि आधार बराबर हो जाए। 2 की पावर 2 का मतलब भी यही है, 2 गुणा 2, जितनी भी पावर होती है उतनी ही बार गुणा में उसको लिखते हैं, तो बराबर ये 50 है और ये पावर है 2, तो 2 की घात 52 हो जाएगा। ये आएगा आपका आंसर। तो
आप लोग शायद समझ गए होंगे सारी चीज़ें, जितना भी हम लोगों ने इसमें सीखा है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में बेसिक के ही कौन से आगे हम लोग भिन्न सीखने वाले हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो भिन्न का होगा और संभवतः कल ही आपको मिलेगा। पर डे एक वीडियो आपको बेसिक का भी मिलेगा 4 या 5 दिन तक, और जैसे बेसिक क्लियर होगा फिर चैप्टर वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसमें भी शुरुआत से 0 लेवल से हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे। कोई भी चैप्टर है, जैसे चाहे वो प्रतिशत का हो, चाहे वो लाभ हानि का हो, या फिर साधारण ब्याज का हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का हो, चक्रवृद्धि ब्याज का हो, कोई भी हो, उसको बिल्कुल ही 0 लेवल से सीखेंगे और एडवांस तक सीखेंगे। मित्रों, आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। और यदि कुछ आप इसमें सुधार चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।